व्यूअर्स, मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुलमोहर यानी डेलोनिक्स रेजिया यानी रॉयल पॉइंसेनिया के बारे में, है ना। गुलमोहर को किस तरह से ग्रो किया जाता है। वैसे तो हम इसे एक छायादार ट्री के रूप में देखते हैं, जैसे कि रोड साइड्स पर या फिर हमें स्कूल के पार्क में और स्कूल ग्राउंड में इसे आराम से देख सकते हैं। कभी कभी ये हमें चर्च में भी नज़र आता है। ये एक एक्जोटिक प्लांट होता है और ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए और उन्होंने टी के प्लांट लेकर आए, तो उसके साथ साथ जहाँ टी बागान लगाए उन्होंने, उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ गुलमोहर का ट्री भी ग्रो किया, क्योंकि यहाँ काफ़ी गर्मी होती थी और इसी वजह से उन्होंने इसे एक छायादार ट्री के रूप में यहाँ ग्रो किया गया है ना। लेकिन हम इसे अपने घर पर भी ग्रो कर सकते हैं। इसे ग्रो करने के लिए हमें किस तरह की मिट्टी चाहिए, इसके लिए पॉट कैसा होना चाहिए, कितनी वाटरिंग देना चाहिए, सनलाइट कितनी होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमें ये भी जानेंगे कि हमें इसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, पेस्टिसाइड्स हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, इसकी प्रूनिंग का टाइम क्या होता है। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं और इसके मेडिसिनल यूज़ कौन कौन से हैं, है ना। ये सारी बातें हम खुलकर करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। ये गुलमोहर का प्लांट, जैसा कि अभी आपने देखा, ये हमारे एरिया के एक गार्डन का है। वहाँ ये एक बड़ा सा छायादार गुलमोहर का ट्री लगा हुआ है ना। अब बात करते हैं इसके ग्रोइंग टाइम की, कि अगर हम इसे अपने घर में ग्रो करें तो इसे किस तरह से ग्रो करना चाहिए। तो इसका ग्रोइंग टाइम वैसे तो मानसून का बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन हम इसे फरवरी मार्च यानी कि जब मौसम सर्दी से गर्मी की तरफ जाने लगता है, हम इस प्लांट को कटिंग से आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसे ग्रो करने का दो तरीका होता है कि हम इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और सीड्स से भी। इसके सीड्स जो है हमें यहाँ जो एक यहाँ देखिए आप, ये फलियाँ जो नज़र आ रही है, ये बड़ी बड़ी यहाँ फलियाँ होती है, उस फलियों में सीड्स होते हैं और उस सीड्स से हम उसको आराम से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सीड्स से ग्रो करने के बाद ये देखिए, ये एक फली है और इसी में हमें सीड्स मिलते हैं। लेकिन सीड्स से ग्रो करने के बाद अगर हम इसे इसके फ्लावरिंग जो होती है वो 7 से 8 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे कटिंग से ग्रो करें तो 2 से 3 साल में हमें इसके फ्लावर्स मिलने लगते हैं, है ना। हम चाहे तो इसे अपने घर में भी लगा सकते हैं कटिंग के ज़रिए, या फिर आप इसे नर्सरी से आराम से ख़रीद सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं इसके पॉट के बारे में, कि हमें इसके लिए कौन सा पॉट, अगर हम घर में ग्रो करें तो कौन सा पॉट की ज़रूरत होती है। तो देखिए, ये इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है, बहुत बड़ा प्लांट होता है। वैसे तो अगर हम इसे ज़मीन में ग्रो करें तो इसकी हाइट जो है 40 से 50 फीट तक ऊँची चली जाती है, उससे भी ऊँचा चला जाता है। देखिए कितनी ऊंचाई तक ही चला गया है, आसमान की ऊंचाई तक ही पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम इसे पॉट में ग्रो करें तो हम इसके लिए हमें 18 से 20 इंची का बड़ा गमले की हमें ज़रूरत होती है। और इस पॉट में ये 5 से 6 फीट तक आराम से चला जाता है, घना हो जाता है, और उसके बाद ये फ्लावरिंग भी देने लगता है। और आप चाहे तो इसकी बाद में बोनसाई भी कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सी सॉइल यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए हमें 50% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 20% हमें कोकोपीट या रिवर सैंड का मिक्सचर बनाना चाहिए, और इसमें से आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसे ग्रो करने के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है, और सॉइल ऐसी रखनी चाहिए कि मिट्टी की नमी या मॉइस्ट बनी रहे, क्योंकि इस पौधे को नमी पसंद होती है। लेकिन ये एक हार्डी प्लांट होता है, अगर किसी वजह से मिट्टी ड्राई हो जाए तो भी घबराने की कोई बात नहीं होती, इसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है ना। अब बात करते हैं वाटरिंग की। तो देखिए, ये थोड़ा हार्डी प्लांट होता है, इसे ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बस इतनी होना चाहिए कि मिट्टी थोड़ी सी नम रहे, इसलिए हमें सिर्फ इसे एक वक्त ही पानी देना चाहिए, और बस इतना ही देना चाहिए कि पौधे की नमी, मिट्टी की नमी बनी रहे, है ना। अब बात करते हैं सनलाइट की, कि इसे कितनी सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो ये एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है, इसे हम फुल्ली सनलाइट में आराम से ग्रो कर सकते हैं, और ये 40 से 45 डिग्री तक भी आराम से बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अगर फिर भी इनकेस अगर बहुत ज़्यादा समर गर्म पड़ रहा हो, आपके यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर जा रहा हो, तो आप इसमें ग्रीन नेट लगाकर इसको शेड दे सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और कुछ खास फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बस हमें इसे 2 से 3 साल बाद एक बार रिपोर्टिंग कर देना चाहिए, और इसे 2 साल में एक बार बोन मील फर्टिलाइज़र देना चाहिए, या फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। और सबसे ख़ास हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसकी रिपोर्टिंग बार बार करना चाहिए। हर 2 से 3 साल में इसकी रिपोर्टिंग करना चाहिए, और सॉइल इसकी ज़रूर बदलना चाहिए। सॉइल बदलने से ये पौधा अच्छी तरह से ग्रो करने लगता है ना।
अब बात करते हैं पेस्टिसाइड की। तो देखो, ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसमें पेस्ट वगैरह ये कीड़े मकोड़े कुछ ज़्यादा तो नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर इनकेस अगर ऐसा लग जाए तो हमें सिंपली हमारे घर में नीम ऑयल का स्प्रे कर लेना चाहिए। नीम ऑयल का स्प्रे बनाने का रेशो वही है कि 1 लीटर पानी हमें लेना चाहिए, उसमें 10 ml नीम ऑयल डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके उसका स्प्रे इसके ऊपर कर देना चाहिए। तो अगर कोई को कुछ पेस्ट वगैरह लग भी जाए तो वो आराम से ख़त्म हो जाते हैं, है ना। पॉट में ग्रो किए गुलमोहर के प्लांट को ज़्यादा घना बनाने के लिए हमें समय से पर इसकी कटिंग या प्रूनिंग करनी चाहिए, और इसकी प्रूनिंग करने का सही टाइम होता है मानसून का, या फिर आप इसे नवंबर या दिसंबर में भी इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। इस तरह से इसमें नई ग्रोथ निकल जाती है और आपका प्लांट जो है वो अच्छी तरह से और घना बन जाता है ना। अब बात करते हैं फ्लावरिंग टाइम की। तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में आते हैं, जैसे कि ऑरेंज, येलो, ब्लू, रेड। हमारे यहाँ ज़्यादातर ऐसे ऑरेंज कलर में इसे देखा जाता है। और जब ये इसके फ्लावर्स का सीज़न होता है तो ये जो प्लांट होता है, ये ट्री होता है, ये पूरी तरह फ्लावर्स से ढक जाता है, क्योंकि ये बहुत बल्क क्वांटिटी में फ्लावर्स इसके ऊपर आ जाते हैं। इसका फ्लावरिंग टाइम मार्च से अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और जून जुलाई तक इसके फूल खिलते रहते हैं। और हमारे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में इसके अलग अलग क्लाइमेट और सीज़न के हिसाब से इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। इसलिए कहीं कहीं तो ये सितंबर तक भी फ्लावरिंग करता रहता है ना। अब बात करते हैं इसके सीड्स की। तो इसमें फ्लावर्स स्पेंट होने के बाद धीरे धीरे बीन्स लगने लगती है, और फिर ये बीन्स या फल्ली जो होती है ये धीरे धीरे करके वहीं मैच्योर होकर सूखने लगती है, और इस बीन्स या फल्ली में सीड्स होते हैं जो कि आगे किसी नए पौधे को ग्रो होने के भी काम आती है ना। अब बात करते हैं इसके मेडिसिनल यूजेस की। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसकी बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस है। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके पत्ते, फूल, छाल, जड़, इसका पेड़ का हर हिस्सा जो है वो प्लांट का हर हिस्सा जो है वो मेडिसिन बनाने के काम आता है। ये एक डिटेल वीडियो है जो हम किसी और वक्त शेयर करेंगे, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।